हाय एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स 1 का वीक 7 का ग्रेडेड असाइनमेंट। जिससे पहले हम लोगों ने कवर करके रखा था वीक 5 एंड वीक 6 का जीए। अब हम लोग क्या कवर करेंगे, वीक 7 का जीए ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1। आई होप आप लोगों ने ये वीक 5 और वीक 6 की वीडियो देखी होगी और आपको वो अच्छा लगा होगा जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हर एक प्रॉब्लम का डिटेल में। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग वीक 7 के जीए को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग अपने माइंड में कुछ एक बात को बैठाएंगे, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड्स द स्टूडेंट हु ड्रॉज द पिक्चर बिफोर टचिंग द फॉर्मूला, सी द सैम्पल स्पेस क्लियरली एंड कैलकुलेशन राइट्स इटसेल्फ। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत ही आसान लगती है जो कि क्या कहते हैं सिर्फ फार्मूला पे रिलाई नहीं करते, बट वो एक क्वेश्चन का पिक्चर फॉर्म करना जानते हैं। यानी उन्हें पता है कि मैं एक क्वेश्चन को कैसे सही से सोचूंगा, कैसे मैं उसके लिए अपनी थिंकिंग को बिल्ड करूंगा। उसके बाद वो बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। फार्मूला को भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि वो तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात आती है तो उसका एक ही मेजर फॉर्मूला होता है जिस पे सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। कितने आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई गेस इनफ है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। अगर आप लोगों को पर वीक एक शॉर्ट समरी चाहिए फार्मूलाज की, टॉपिक्स की, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो, हम लोग वो चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, हमसे कह रहा है कि 7 बॉयज़ हैं, ठीक है, 7 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, 2 गर्ल्स हैं, ओके, आर टू बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन द स्कूल ग्राउंड फॉर मॉर्निंग असेंबली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 बॉयज़ बिटवीन 2 गर्ल्स। ठीक है, हमें ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो थोड़ा आसानी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आप क्या करो, पहले फाइंड कर लो कि टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे जिसमें ये सारे स्टूडेंट्स अपने खड़े हो रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे अपने पास, यहाँ पे कितनी हम लोग को कितनी जगह पे अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करना है, 7 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, यानी कि बेसिकली कितनी जगह होंगी, 9 प्लेसेस, 9 प्लेसेस। तो उन पे अपने स्टूडेंट्स को रखने के लिए हमारे पास कितनी जगहें हो जाएंगी, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल टोटल कितनी हो गई, 9 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो अपना आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल होगा। अब ऊपर हमें क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स को फॉर्म करना है। ठीक है। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अगर मैं बताऊँ कैसे हुआ था, तो फर्स्ट के पास कितने हो गए, 9 चॉइस, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। ये तो हमें पता था। अब मुझे क्या करना है, फेवरेबल आउटकम को फाइंड करना है। फेवरेबल आउटकम में हमसे एक चीज़ कही गई है कि जो 2 गर्ल्स हैं उनके बीच में 4 स्टूडेंट्स का होना, एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से देखो कि अगर मुझे 9 स्टूडेंट्स को प्लेस करना है, 7 बॉयज़ को एंड 2 गर्ल्स को, तो मेरे पास 9 प्लेसेस हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं इस जगह पे मेरी क्या कहते हैं एक गर्ल प्रेजेंट थी, तो दूसरी गर्ल कहाँ पे होनी चाहिए, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हो गया एक केस। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे गर्ल हो सकती है एंड यहाँ पे हो सकती है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे गर्ल हो सकती है एंड यहाँ पे हो सकती है। चौथा क्या होगा, यहाँ पे गर्ल हो सकती है एंड यहाँ पे हो सकती है। तो इतनी ही क्या कहते हैं वेज हैं जिसमें जो अपनी गर्ल है वो क्या कहते हैं इस पोजीशन पे हो सकती है। ठीक है, इन इन पोजीशन पे अगर गर्ल यहाँ से यहाँ तक है तो जो 4 बॉयज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ पर। अगर गर्ल यहाँ पे है एंड एक गर्ल यहाँ पे है तो इनके बीच में एग्जैक्टली 4 बॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है।
तो हमने गर्ल के 4 केसेस फाइंड किए, तो क्या हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4 कि ये 4 केसेस थे इनटू, क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी है। अब जो ये गर्ल है एंड ये गर्ल है, ये आपस में भी प्लेसेस स्वैप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनटू। अब जो ये मेरे पास 7 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो 2 गर्ल्स को छोड़ के बाकी सारे बॉयज़ होंगे, 7 बॉयज़, वो भी आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। गर्ल एक जगह रहेगी, बॉयज़ एक जगह रहेंगे, लेकिन वो बॉयज़ आपस में जगहें बदल सकते हैं। तो सिंस अपने पास 7 बॉयज़ थे, तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे जब हम आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 अपॉन 9 इंटू 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/9। तो जो अपना आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/9। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे हो रहा होगा। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं सोचने वाला क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इन अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपने पास एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यहाँ केस में मल्टीपल सेलेक्ट है कि एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कोई था, उसमें अपने पास 3 ऑप्शंस थे, उसमें अपने पास 3 ऑप्शंस थे। तो मान लेते हैं एक था अपना ऑप्शन ए, एक था अपना ऑप्शन ए, दूसरा था ऑप्शन बी एंड तीसरा था ऑप्शन सी। ऑफ विच वन और मोर कैन बी करेक्ट, क्योंकि एक मल्टीपल सेलेक्ट है। लेट अस डिफाइन एन इवेंट ई, एक इवेंट ई है अपने पास, दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अपने पास क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। वॉट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ ई, हमें बताना है कि कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने केसेस होंगे जिसमें ये इवेंट ई हैपन हो रहा होगा, कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें ये इवेंट ही हैपन हो रहा होगा। बेसिकली जो मेरा इवेंट होता है वो क्या होता है, वो एक सेट होता है, और वो सेट क्या होता है, उस इवेंट ई के अकर होने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी अपने पास अकरेंसेस होंगी, उन सब के मेरे पास वो वाला सेट में स्टोर हो रहा होता है आउटकम। जो आउटकम ई वाले इवेंट को फेवर करेंगी, वो सारे आउटकम इस सेट ई में स्टोर हो रहे होते हैं। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अगर अपने पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन सही थे, हमसे कह रहा है कि इवेंट ई इज़ कि ऑप्शन ए करेक्ट हो, तो ई की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस मल्टीपल सेलेक्ट में केसेस बनाने हैं। तो या तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है, या तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक केस ये हो गया। या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा एंड सी ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो ये भी हो सकता है कि ए भी करेक्ट हो, बी भी करेक्ट हो, सी भी करेक्ट हो। तो टोटल यहाँ पे कितने केसेस बन गए, एक केस, दो केस, 3 केस एंड 4 केस। तो मेरे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ई की कार्डिनैलिटी कितनी आ गई 4। ई की कार्डिनैलिटी मेरे पास कितनी आ गई 4। कि ऐसे 4 केसेस थे, 4 आउटकम्स थे जो कि मेरे इवेंट ई को फेवर कर रहे थे। तो ई की कार्डिनैलिटी क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a person predicts daily whether the price of stocks of wristwatch companies will go up or down। तो वो प्रिडिक्शन करता है, वो प्रिडिक्शन करता है, ठीक है, प्रिडिक्शन करता है वेदर प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, ठीक है। हिज प्रिडिक्शन ऑन स्टॉक ऑफ टाइटन इज 3.6, करेक्ट कितना है 3.6, 3/6 टाइम। तो टाइटन पे कितना है, टाइटन पे उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/6। ऐसे ही रोलेक्स पे उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6। एंड फॉसिल पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9।
ये चीज़ हमें पता लग गई। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी देन दैट एटलीस्ट 2 ऑफ हिज प्रिडिक्शन आर करेक्ट ऑन अ गिवन डे। हमसे कह रहा है कि एटलीस्ट 2 आर करेक्ट, 2 आर करेक्ट। ठीक है, हमसे कह रहा है कि कम से कम 2 प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिंस हमसे वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 प्रिडिक्शन यहाँ पे करेक्ट हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, केसेस बनाओगे कि वो क्या कर रहा है, वो 3 प्रिडिक्शन करता है 3 टाइप के वॉचों की। तो क्या हो सकता है, या तो टाइटन और रोलेक्स की सही होगी, या तो टाइटन और फॉसिल की सही होगी, या फिर रोलेक्स और फॉसिल की सही होगी। ठीक है, या तो तीनों की सही होगी। अब यहाँ पे अगर टाइटन और रोलेक्स की सही हो रही है तो फॉसिल की क्या होगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे रोलेक्स की गलत हो रही होगी, यहाँ पे टाइटन की गलत हो रही होगी। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब केसेस हम लोगों ने बना लिए, इसको हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइटन की सक्सेस हुई। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कि टाइटन की सक्सेस हुई है, टाइटन की क्या हुई है, सक्सेस, इनटू, और किसकी सक्सेस हुई है, रोलेक्स की सक्सेस हुई है, और अपना फॉसिल का क्या हुआ है, फेलियर, फॉसिल का क्या हुआ है, फेलियर। ठीक है, प्लस ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि टाइटन की सक्सेस हुई, फॉसिल की सक्सेस हुई, लेकिन रोलेक्स का क्या हो गया, फेलियर। प्लस टाइटन के में फेलियर हो गया, और फॉसिल की भी सही है प्रिडिक्शन, और रोलेक्स की भी सही है। ठीक है, इसके बाद आप क्या प्लस करोगे कि तीनों की सही हो, क्योंकि हमसे क्या बोला है, एटलीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। तो उसमें टाइटन की भी सही हो गई, रोलेक्स की भी सही हो गई, एंड फॉसिल की भी सही हो गई। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को रखना है, वो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या था, अपने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी, करेक्ट होने की, तो नॉट करेक्ट की क्या होगी, 1 माइनस करेक्ट की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 3/6 कितना होगा, 3/6। 1 माइनस 4/6 कितना होगा, 2/6, एंड 1 माइनस 1/9 कितना होगा, 8/9। तो अब आप लोगों को यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ को रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टाइटन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6 है करेक्ट होने की, करेक्ट होने की है 3/6। तो यहाँ पे आपने लिखा 3/6, इंटू रोलेक्स के करेक्ट होने की 4/6, इंटू फॉसिल के फेल होने की, फॉसिल के फेल होने की 8/9। ठीक है, 8/9, प्लस उसके बाद वापस से अपना क्या कहते हैं, टाइटन की करेक्ट है, फॉसिल की करेक्ट है, तो 1/9, इंटू अपना अब की बार रोलेक्स की फेल है तो 2/6, प्लस अब की बार यहाँ पे टाइटन की फेल है तो 3/6, इंटू 1/9, इंटू 4/6, प्लस अब अपने तीनों ही सही हैं, यानी 3/6, इंटू 1/9, इंटू 4/6। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 × 6 × 9, 6 × 9 × 6, चारों ही वेरिएबल्स में, चारों ही जो अपने ये हैं फ्रैक्शंस हैं, उन चारों के डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे ऐसे ही कर लूँगा, 6 × 6 × 9, और ऊपर ऐड करता हूँ। तो 3 × 4 12, × 8 96, प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, प्लस 3 × 4 12, प्लस 3 × 4 12। ठीक है, 3 × 4 12, 3 × 4 12, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 96, प्लस 6 प्लस 24, यानी कि 96 प्लस 30 अपॉन 6 × 6 × 9 इज इक्वल्स टू 126/6 × 6 × 9। तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/18 क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी, बट इट वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कहता है कि देयर आर अ टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट्स, देयर आर अ टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट्स who are part of बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड टेनिस टीम ऑफ द कॉलेज, यानी वो तीनों में से, तीनों के टोटल कितने हैं, 150, of which 50% student play table tennis,
टेबल टेनिस में कितने हैं? टेबल टेनिस में कितने हैं? 50% स्टूडेंट ऑफ 150, यानी कि 50% ऑफ 150, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, 75। उसके बाद 10% प्ले टेनिस। ठीक है, ये कितना था? 50% था। ठीक है, फिर उसके बाद टेनिस में कितना है? टेनिस में है 10%, यानी कि 15। ठीक है, 10% यानी कि 15। उसके बाद आपके पास क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन में कितने हैं? बैडमिंटन में आपके पास हैं 60%। ठीक है, 60%, तो 150 का 60% कितना होगा? 90 स्टूडेंट्स। ठीक है, it is also noticed that all the student who play tennis also play table tennis but not badminton। हमसे कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट टेनिस खेलते हैं वो स्टूडेंट टेबल टेनिस भी खेलते हैं सारे, लेकिन वो क्या कहते हैं? बैडमिंटन नहीं खेलते। ठीक है, यानी जो यहाँ पे ये 15 स्टूडेंट हैं टेनिस वाले, ये सारे के सारे 15 स्टूडेंट्स टेबल टेनिस भी खेलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स टेबल टेनिस भी खेलते हैं। नाउ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज पार्ट ऑफ टेबल टेनिस टीम ओनली? हमसे कह रहा है कि टेबल टेनिस ओनली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करने वाला होगा कि टेबल टेनिस ओनली वाले स्टूडेंट कितने होंगे। तो ये 75 स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे ये 75 स्टूडेंट हैं, इसमें से जो ये 15 स्टूडेंट्स हैं, जो ये 15 स्टूडेंट्स हैं, ये क्या खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं टेनिस भी एंड टेबल टेनिस भी। तो टेबल टेनिस ओनली कैसे निकालूंगा मैं? टेबल टेनिस ओनली आएगा अपने पास 75 माइनस 15, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 60। कि मेरे पास टेबल टेनिस ओनली के कितने स्टूडेंट्स थे? 60। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? नाउ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज अ पार्ट ऑफ टेबल टेनिस टीम? हमें क्या करना है? टेबल टेनिस टीम में वो पार्ट हो, तो वो कैसे आएगा? टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? 150। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? 150। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही होगी अपनी? अगर फेवरेबल अपने पास 60 स्टूडेंट्स थे, डिवाइड करेंगे हम अपने टोटल स्टूडेंट्स से जो कि हैं 150 स्टूडेंट्स। 150 स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा अपने पास? 2 ज़ा 5 ज़ा, यानी कि 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4। तो ये यहाँ पे अपना क्या बन गया? 0.4 जो है वो आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि है the chance that a student will clear quiz 1-1 पेपर इज 0.37, यानी कि हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्विज पास करने की कितनी है? 0.37। ठीक है, एंड द चांस दैट ही विल क्लियर बोथ क्विज 1 एंड क्विज 2, वो क्विज 1 को भी करेगा एंड क्विज 2 को भी करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू कितना है? 0.12। अगर ये जो यहाँ पे एंड है इसको हटा के मैं क्या कर दूँ? इंटरसेक्शन कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर द चांस दैट ही विल क्लियर एटलीस्ट वन क्विज पेपर इज 0.37। एटलीस्ट वन क्विज पेपर का क्या मतलब है? यानी या तो वो क्विज 1 करेगा, या तो वो क्विज 2 करेगा, या फिर वो दोनों करेगा। तो यहाँ पे ये हमें क्या चीज़ की एक्सप्रेशन दे रहा है? हमें दे रहा है ये Q1 यूनियन Q2। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक कम से कम, या तो Q1 होगा, या तो Q2 होगा, या फिर दोनों होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे दिया? 0.37। ठीक है, व्हाट इज द चांस दैट ही विल क्लियर क्विज 2 पेपर? दैट ही विल क्लियर क्विज 2 पेपर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो एक्सप्रेशन है उससे आप लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे होगे आंसर, वो क्या होगा? वो होगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इस चीज़ में, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, चीज़ों को पुट करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो यूनियन कितना है 0.37 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते हैं Q1 की, वो कितनी है 0.37 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है यहाँ पे, वो हमें काउंट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.12। ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 मेरे को क्या मिल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 मिल रहा होगा 0.12। तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी वाले जो एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना था एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.66। ठीक है, देन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो बहुत ही आसान है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ करोगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0.66। तो 1 माइनस 0.66 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको कितना मिलेगा 0.34। ये आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अपने पास 52 कार्ड्स हैं, उस 52 कार्ड्स में से हम लोग 4 कार्ड्स को चूज़ करते हैं, 4 कार्ड्स को चूज़ करते हैं। तो वहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, टोटल वेज की मैं 4 कार्ड्स को चूज़ कर सकूँ किसी भी तरीके से, वो होता है मेरे पास 52C4। कि 52 कार्ड्स में से मैंने कोई भी 4 कार्ड्स को चूज़ कर लिया, तो वो क्या आ गया मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। ठीक है, तो जब भी अपने पास 52 कार्ड्स की एक डेक होती है, हमें पता होता है कि इसमें 26 आर रेड एंड जो बाकी 26 हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं। 26 क्या हैं, रेड हैं, 26 क्या हैं, ब्लैक हैं। हमसे बोल रहा है कि आप 2 ब्लैक से चूज़ करिए एंड 2 रेड से चूज़ करिए, यानी 26 में से भी आप 2 कार्ड को लीजिए एंड 26 रेड में से 2 कार्ड को एंड 26 ब्लैक में से भी आप क्या लो, 2 कार्ड को। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो क्या आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, फेवरेबल कैसे करेंगे, 26C2 हमने रेड कार्ड चूज़ कर लिया, इनटू अब हम ब्लैक चूज़ करेंगे तो 26C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एज 52C4। अब क्या कहते हैं, इसको आप कैलकुलेटर में डाल के या खुद से क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या कहते हैं मिल रहा होगा। तो बस आपको ये एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे भी डाउट है कि क्यों मैंने कॉम्बिनेशन लिया, परम्यूटेशन नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, वो हमसे क्या कह रहा है कि आप 52 कार्ड में से कोई भी 4 कार्ड को चूज़ करो, उसमें वो कहता है कि 2 ब्लैक होने चाहिए एंड 2 रेड होने चाहिए। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है अपने पास, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमोद गोज टू अ शॉप टू बाय सम क्लोथ। वो क्या करने जाता है कि एक शॉप पे जाता है, वहाँ पे वो अलग अलग कपड़े लेने जाता है। शॉपकीपर शोज हिम 7 शर्ट्स, 4 पैंट्स एंड 12 टी शर्ट्स। शॉपकीपर क्या करता है, उसको 7 शर्ट शो करता है, 4 पैंट्स शो करता है, ठीक है 4 पैंट्स शो करता है एंड 12 टी शर्ट शो करता है, 12 टी शर्ट शो करता है। ठीक है, इफ़ ही सेलेक्ट्स 3 क्लोथ्स एट रैंडम। वो क्या करेगा, 3 क्लोथ एट रैंडम चूज कर रहा है। क्या कर रहा है, चूजेस 3 क्लोथ्स, वो कोई भी 3 कपड़े उठाने वाला है।
then find the probability that randomly chosen cloth are of different type. हमसे कह रहा है कि जो 3 कपड़े हमने चुने, ये तीनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। तो आप लोग को इससे एक चीज़ तुरंत क्लिक कर गई होगी कि अगर ये 3 डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं एंड टोटल टाइप भी अपने पास 3 ही है, तो क्या होगा, इन 7 शर्ट में से हम एक शर्ट को चूज़ करेंगे, इन 4 पैंट में से हम एक पैंट को चूज़ करेंगे, एंड इन 12 टी शर्ट में से हम एक टी शर्ट को क्या करेंगे, अपने पास चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या बन के आएगा, 7C1 इंटू 4C1 इंटू 12C1। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी नीचे क्या होना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ वेज भी होना चाहिए था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा, यहाँ पे टोटल कपड़े कितने हैं, 7 + 4 11 + 12 23 क्लोथ्स, 23 क्लोथ्स। उन 23 क्लोथ्स में से मैं कितने क्लोथ्स को चूज़ कर रहा हूँ, 3 क्लोथ को। तो यहाँ पे अपने पास जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 23C3, कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने वो हैं, मूव्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कितने मैं अपने कपड़े चूज़ कर सकता हूँ वो है 23C3। फेवरेबल क्या है कि मैं एक पैंट चूज़ करूँगा, एक शर्ट चूज़ करूँगा, एक टी शर्ट चूज़ करूँगा, तो वो आएगा अपने पास 7C1 इंटू 4C1 इज इंटू 12C1, यानी कि 7 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 23C3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे हमसे भी वही सेम चीज़ कि 7 शर्ट 4 पैंट्स एंड 12 टी शर्ट्स। ठीक है, अब हमसे क्या बोल दिया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन क्लोथ डज नॉट कंटेन पैंट। 3 वो चूज़ कर रहा है, 3 चूज़ कर रहा है, रैंडमली चोजन डज नॉट कंटेन पैंट होना चाहिए, डोंट कंटेन पैंट्स, डोंट कंटेन पैंट्स। तो यहाँ पे अपने पास 7 शर्ट्स थी, 4 पैंट्स थी, ठीक है, 4 पैंट्स थी एंड 12 टी शर्ट्स थी, 12 टी शर्ट्स थी। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है चूज़ करने का, 23C3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 23C3। हम लोग पैंट्स नहीं चूज़ कर सकते, लेकिन बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं हम लोग उसमें से कैसे भी कपड़े को चूज़ कर सकते हैं। तो जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं इनमें अपने पास टोटल कितने कपड़े हैं, 7 + 12 19। अब इन 19 में से मुझे कितने चूज़ करने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 19C3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 19C3 आ जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम। तो ये क्या कहते हैं, अपना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे बस हम लोग नॉर्मल आप क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करोगे, फिर आपको केवल कैलकुलेशन करना है, वो आप कैलकुलेटर से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी चीज़ पे है, लेकिन अब क्या है कंडीशन, एटलीस्ट वन ऑफ द क्लोथ इज शर्ट। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन इज शर्ट, यानी वो जो 3 कपड़े चूज कर रहा है उसमें से एक क्या हो, एक अपने पास शर्ट हो, कम से कम एक तो शर्ट हो। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ये वाला केस है एटलीस्ट वन वाला, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल माइनस कि आप लोग उसके दूसरा वाला अपोजिट वाला केस लोगे कि एक भी शर्ट नहीं थी। ठीक है, सिंस अपने पास ये एक प्रोबेबिलिटी का केस है तो हमें पता होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, वन माइनस नो शर्ट, कि एक भी शर्ट ना लेने वाला केस, अगर आप एक भी शर्ट ना लेने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हो 1 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जिस पे वो एटलीस्ट एक शर्ट तो ले रहा होगा। ठीक है, तो 1 - नो शर्ट की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि शर्ट ना हो, यहाँ पे शर्ट ना हो लेकिन पैंट्स हो सकती है एंड टी शर्ट हो सकती है। तो 12 + 4 16C3, 16 में से 3 कपड़े चूज कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 23C3।
तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने कैलकुलेटर से। तो ये क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ वेज जिसमें नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसमें वो क्या कहते हैं, एटलीस्ट एक क्लोथ शर्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम लोगों ने टोटल में से क्या माइनस कर दिया कि वो एक भी शर्ट ना ले रहा हो, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक शर्ट तो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आया है उसमें हमसे कह रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 3 बॉल्स नंबर्ड 1 2 एंड 3। ठीक है, एक अर्न में अपने पास 3 बॉल है, 1 2 एंड 3 उन पे नंबर डला हुआ है। The coefficient of the equation P, Q and C is determined by drawing the number wall with replacement. With replacement है यानी कि वो रिपीट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं होंगी। एक बार हम लोग बॉल को उठा लेंगे फिर रिप्लेस कर देंगे, यानी वो बॉल दोबारा भी आ सकती है नेक्स्ट टर्न में। ठीक है, तो अब क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमें यहाँ पे बोला है कि डी लेस देन क्या हो, ज़ीरो। तो d इज इक्वल्स टू क्या है, b माइनस 4ac, यानी कि d इज इक्वल्स टू, इस केस में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pc। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, d की वैल्यू। अब सिंस अपने पास यहाँ पे d की वैल्यू है, हमें ये पता है कि हर एक बॉल में क्या क्या वैल्यूज़ होने वाली हैं, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, पेयर्स को फाइंड करना होगा कि कौन कौन से ऐसे पेयर होंगे जिसमें ये डी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो आ रही होगी, लेस देन ज़ीरो आ रही होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं पी क्यू एंड सी को, पी क्यू एंड सी को हमने रखा। ठीक है, तो मान लो इन तीनों की वैल्यू क्या आई, 1 1 1, या फिर 1 1 2 आएगी कि सी की 2 होगी। तो ऐसे करके हमें सारे पेयर्स फॉर्म करने होंगे। तो कैसे होगा, काफ़ी सारे पेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो P में कितने, यहाँ पे क्या है P Q R, तो P में कितने पेयर आ सकते हैं, 3। Q में कितने आ सकते हैं, मतलब वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़, एंड R में भी 3 वैल्यूज़। तो ये कितने हो जाएंगे, 27। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 27 वैल्यूज़ हैं। अब 27 पेयर्स में से, 27 वैल्यूज़ में से कौन सी वो फेवरेबल पेयर्स होंगे, हमको उन्हें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे सारे पेयर्स को नोट भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे, तो 1 1 1 1 1 2 एंड 1 1 3, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 3। ठीक है, फिर 1 3 1 1 3 2 एंड 1 3 3। फिर आप क्या करोगे, बाकी 2 के लिए बनाओगे, तो 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3, फिर उसके बाद 2 3 1 2 3 2 एंड 2 3 3, फिर 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 एंड 3 3 3। तो ये क्या हो गया, अपने पास जितने भी पेयर्स थे हमने फाइंड कर लिए। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि ऐसे कौन से पेयर्स होंगे जिनके लिए ये जो डी की वैल्यू है वो क्या आ रही हो, लेस देन ज़ीरो आ रही हो। वो होंगे अपने इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, वो होंगे अपने पास फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमें पता है कितने हैं, 27। तो हमें ये फाइंड करना होगा कि कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जो कि हम लोग को मिल रहे होंगे, जिसमें डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्यू की वैल्यू क्या है, 1। जहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 1 होगी वो वाले सारे पेयर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, देखो दोनों जो वैल्यू होंगी वो ऑब्वियसली 1 से बड़ी हैं। तो ये वाला जो टर्म है ये 4 से छोटा तो होगा नहीं। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट करेगा लेस देन ज़ीरो वैल्यू में, यानी नेगेटिव वैल्यू में। तो एक पेयर ये वाला हो गया। ठीक है, एक पेयर ये वाला हो गया एंड एक पेयर ये वाला हो गया। फिर उसके बाद एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। फिर उसके बाद एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला एंड एक पेयर ये वाला। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 पेयर्स। टोटल कितने हो गए, 9 पेयर्स। अब मुझे आगे क्या देखना होगा
कि ऐसे अब इनके अलावा कौन से पेयर्स थे जो कि क्या कहते हैं लेस देन 0 जहाँ पे आ रहा हो, तो q इज इक्वल टू 2 में, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया यहाँ, लेकिन अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट बन रहा है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 पे रियल रूट है, तो ये अपना इमेजिनरी नहीं होगा, इस केस को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 4 इंटू क्या हो गया 2, अब जो ये वाली टर्म है ये 4 से बड़ी हो जाएगी एंड ये क्या दे देगा लेस देन 0, तो ये वाली टर्म भी एक है जो कि हमें क्या दे रही है इमेजिनरी रूट। सिमिलरली ये वाली टर्म भी हमें क्या देगी इमेजिनरी रूट दे रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ 3 में, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 अपने पास वो क्या कहते हैं वो नहीं आएगा, और क्या कहते हैं उसे लेस देन 0 नहीं आएगा, तो ये वाली टर्म नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये कितना आया 9 माइनस 8 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली टर्म भी नहीं होगी। फिर इसको देखो 1,3,3, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, अब ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 12 यानी कि लेस देन 0, यानी कि ये वाली टर्म भी क्या है अपने पास इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी पेयर ये बना रहा है, इमेजिनरी वैल्यू बना रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 2, यहाँ पे ये क्या हो गया 2 स्क्वायर है यानी कि 4 है, तो 4 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये भी नेगेटिव देगा, इसको भी हटा दो, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 3, तो 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये भी अपना करेक्ट पेयर है यानी कि ये रियल रूट दे रहा है। फिर ये भी इमेजिनरी रूट देगा, ये भी इमेजिनरी रूट देगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, ओके अभी लास्ट में और हैं थोड़े से, तो यहाँ पे भी आगे भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3, तो ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव यानी इमेजिनरी रूट। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे भी तीनों में 3 है, तो ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी। तो हमें इमेजिनरी कितने मिले काफ़ी सारे, तो हम रियल देख लेते हैं, रियल रूट कितने हैं, एक है, 2, 3, 4 रियल रूट हैं, तो 23 में से 4 अगर रियल रूट हैं तो 23 क्या होंगे अपने पास इमेजिनरी रूट्स, तो ये क्या हो गया मेरे पास इमेजिनरी रूट यहाँ पे हो गया 23/7, अपना 23/27 जो है अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को किया है यहाँ पे, आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, तो आपको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, लाइक ये होगा अपना और क्या कहते हैं इवेंट ए, एंड ये क्या होगा अपना इवेंट बी, ठीक है, ये क्या होगा अपना इवेंट बी। देखो इन दोनों के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये म्यूचुअली और डिसजॉइंट इवेंट है तो क्या ये बराबर होंगे, तो ये तो ऑब्वियसली फालतू ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये ट्रू होगा, देखते हैं। बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ में क्या आ गया, ये सारा रीजन आ गया बी कॉम्प्लीमेंट में। तो जैसे ही मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा रीजन आया, तो यहाँ पे देखो ए तो पूरा समा ही गया, इस पूरे रीजन में ए तो पूरा समा ही गया, साथ में उसके अगल बगल जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो भी चला गया। तो यहाँ पे जो बी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज बिगर देन ए की प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो वहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका उल्टा, कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज़्यादा होगी बी कॉम्प्लीमेंट से, तो आप खुद ही देख पा रहे हो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट से, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
A college conducted a survey of 200 students. 200 students का एक सर्वे होता है, ठीक है. It was found 110 like music. 110 क्या कर रहे हैं, म्यूजिक पसंद कर रहे हैं. एंड 130 लाइक स्पोर्ट्स, 130 लाइक्स स्पोर्ट. एंड 70 स्टूडेंट लाइक बोथ म्यूजिक एंड स्पोर्ट. 70 स्टूडेंट लाइक बोथ म्यूजिक एंड स्पोर्ट. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द टू एक्टिविटीज़. यानी कि हमसे कह रहे हैं कि या तो वो क्या लाइक करे, या तो वो क्या लाइक करे, म्यूज़िक लाइक करे, या फिर वो क्या लाइक करे, स्पोर्ट लाइक करे. वो दोनों नहीं होना चाहिए. यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो उसकी, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली वन, यानी कि कितने केवल म्यूज़िक पसंद करते थे या फिर कितने केवल स्पोर्ट पसंद करते थे. हमको ये चीज़ क्या करना है, बताना है. तो देखो हमारे पास 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक भी पसंद कर रहे हैं एंड स्पोर्ट भी पसंद कर रहे हैं. तो 110 माइनस 70 हमें क्या देगा, 110 माइनस 70 हमें देगा 40 स्टूडेंट ऐसे जो कि केवल म्यूज़िक पसंद करते थे. अगर मैं 130 में से माइनस कर दूँ 70, तो मुझे क्या मिलेगा, 60 स्टूडेंट ऐसे जो कि केवल क्या करते थे, स्पोर्ट्स पसंद करते थे. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए जो कि केवल एक चीज़ को पसंद करते थे, 40 प्लस 60, यानी कि 100 स्टूडेंट्स थे ऐसे. 100 स्टूडेंट्स थे ऐसे जो कि केवल क्या पसंद करते थे, केवल एक चीज़ को पसंद करते थे बिटवीन म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चीज़ पे बेस्ड है. क्या बोलता है, इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट लाइक्स नीदर म्यूज़िक नॉर स्पोर्ट. हमसे कह रहा है कि ना ही उसे म्यूज़िक पसंद हो एंड ना ही उसे क्या पसंद हो, स्पोर्ट पसंद हो. तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, या तो वो म्यूज़िक पसंद करता हो या तो वो स्पोर्ट पसंद करता हो इस चीज़ की. ठीक है. फिर हम उसको क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 200, हम उन स्टूडेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने पास हैं, ठीक है, जो अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जो कि लाइक नहीं करते, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि कितने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि या तो म्यूज़िक पसंद करते हैं, या तो स्पोर्ट पसंद करते हैं, या दोनों ही पसंद करते हैं. तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, एन ऑफ म्यूज़िक और स्पोर्ट. ये वहाँ पे भी जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन लगाते थे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ. तो एन ऑफ एम कॉमा स्पोर्ट इज इक्वल्स टू एन ऑफ एम यानी कि म्यूजिक प्लस एन ऑफ एस यानी कि स्पोर्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, एन ऑफ एम एंड एस यानी कि म्यूजिक भी एंड स्पोर्ट भी. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल म्यूजिक वाले अपने पास, सॉरी केवल म्यूजिक नहीं, म्यूजिक वाले कितने थे स्टूडेंट्स, 110. 110. स्पोर्ट वाले कितने थे, 130 माइनस एम और एस जो अपना क्या कहते हैं मिला के थे, जो कि दोनों देखते थे, वो कितने थे, 70. तो ये यहाँ पे कितने आ जाएगा अपने पास, 240 माइनस 70 यानी कि 170. तो 170 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं, या तो म्यूज़िक या तो स्पोर्ट पसंद करते थे, म्यूज़िक और स्पोर्ट. तो अब अगर मुझे फाइंड करना हो कि कैस कितने स्टूडेंट हो जिनको दोनों ही नहीं पसंद, तो वो क्या होगा, 200 माइनस 170 इज इक्वल्स टू 30 स्टूडेंट नॉर म्यूजिक, नीदर म्यूजिक नॉर स्पोर्ट. ठीक है. अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करूँगा, 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 200. तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0.15. तो ये क्या हो गया अपने पास, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया कि 0.15. सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा. थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं बट आसान क्वेश्चन था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0.
then and probability of A plus probability of B is less than is equals to 1. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो हमें ये पता है कि जब भी हम लोग के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब कोई दो इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो वो कितना आता है, ज़ीरो आता है, तभी इसीलिए वहाँ पे ये टर्म नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये भी सही है। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया था कि अगर ये ए है एंड ये बी है, आप अगर बी कॉम्प्लीमेंट को सेलेक्ट करते हो, बी कॉम्प्लीमेंट को, तो बी के अलावा उसमें सब कुछ आ गया। अब इस बी के अलावा सब कुछ में एंड इस ए में क्या कॉमन है, केवल ए ही तो कॉमन है, तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, इसको भी मार्क नहीं करना है, हमें केवल इनकरेक्ट को मार्क करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, हमसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो ये वाली टर्म है इंटरसेक्शन वाली, ये कितनी आती है, ज़ीरो आती है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, और हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है, तो ये वाली चीज़ भी, ये वाला ऑप्शन भी क्या कहते हैं अपना यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सो इसी के साथ जो अपना क्या कहते हैं जीए था वीक 7 का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोगों ने देखा और समझा कि कैसे हम लोग एक क्वेश्चन को किसी तरीके से टारगेट करते हैं एंड दूसरे क्वेश्चन को दूसरी तरीके से टारगेट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप क्या करना, शेयर करना। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।